सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, आज अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर। पूरी कौम जो है ना सिर्फ वो रंजीदा है बल्कि गम गुस्सा भी उनमें पाया जाता है। और वज़ीर आज़म की जानिब से भी कहा गया कि जब बात हो कुरान की तो पूरी कौम एक है। और आज पूरे मुल्क में ना सिर्फ रैलियाँ निकाली गई, एहतजाज किया गया और शदीद एहतजाज स्वीडन वाक़े पर आज पूरे पाकिस्तान में किया गया है। आज हुकूमत की अपील पर पूरे मुल्क में यौम तक़द्दुस कुरान मनाया जा रहा है और शहर भर जो रैलियाँ निकाली गई उन्हीं का अहवाल हम जानेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे सरों से मौजूद होंगे। सबसे पहले हम कराची की बात करेंगे और कराची में भी कुरान पाक की बेहुरमती के ख़िलाफ़ गुलिस्तान जौहर में वाक़ मस्जिद जामा अबू बकर के बाहर सुन्नी उलमा कौंसिल की तरफ से एहतजाज किया गया। इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे कफ़ील अहमद हमारे साथ मौजूद है। जी कफ़ील, आगाह कीजिएगा इस रैली के हवाले से। में कुरान करीम की बेहुरमती के खिलाफ सुन्नी उलमा कौंसिल की जानिब से यहाँ इस वक्त एहतजाजी मुजाहरा जो है वो जामे अबू बकर गुलिस्तान जौहर में मुनक्किद किया जा रहा है। अशरफ गुरमानी साहब मेरे साथ। अशरफ साहब, क्या कहना चाहेंगे, ये जो हुआ है हुकूमत को क्या करना है और मुसलमानों के जज्बात को आप किस तरह देखते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है कि वो सफारती ताल्लुकात ख़त्म करें और अपने सफ़ीर को वहाँ से बुलाएं और उनके सफ़ीर को यहाँ से वापस भेजें। और अज़मत कुरान के हवाले से सब मुसलमान एक हैं। वैसे जो हुकूमत ने ये जो इक़दाम उठाया हम उसकी भी तहसीन करते हैं। अच्छा, ये वाक़यात ऐसे बढ़ते जा रहे थे, इनकी रोकथाम के लिए क्या कुछ करना होगा ताकि आइंदा ये वाक़यात ना हो? और जो मगरबी ममालिक हैं उनको क्या मैसेज देंगे? जो मैसेज है वो बच्चा नात की सूरत में दे रहा था, गैरत मुस्लिम जिंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है कफ़ील अहमद, बहुत शुक्रिया। ये कराची में सुन्नी उलमा कौंसिल की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। इसी तरह इस्लामाबाद में भी जो ताजिर बरादरी थे, सिविल सोसाइटी के लोग थे, वो भी सरापा एहतजाज नज़र आए। उन्होंने भी सड़कों पर रैलियाँ निकाली और स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे आली जा हमारे साथ हैं। जी आली जा, क्या बताएंगे आप इस एहतजाज के हवाले से? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद की जिना सुपर मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पर तक़दीस कुरान के हवाले से रैली निकाली जा रही है और इस्लामाबाद के जो ताजरान हैं उनकी बड़ी तादाद इस शिरकत कर रही है। ना सिर्फ ताजरान बल्कि यहाँ पर मुकामी लोग भी बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं। और उनका मुतालबा क्या है? मुतालबा यह है कि कुरान करीम जो हमारी रेड लाइन है, हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रेड लाइन है, इनके तक़द्दुस को पामाल ना किया जाए। और स्वीडन में होने वाले दिलखराश वाक़े से जिससे करोड़ों मुसलमानों के दिल मजरूह हैं, उसकी मजम्मत करने के साथ साथ अमली इक़दाम भी किए जाएँ। पाकिस्तानी हुकूमत ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ को मुतहर्रिक करे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को मुतहर्रिक करे और स्वीडन के साथ सफारती ताल्लुकात ख़त्म किए जाए। ये एहतजाजी शुरका का मुतालबा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं वो क्या कहना चाहेंगे। सर, आप एहतजाज में शिरकत कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका दिल किस कदर छलनी है और हुकूमत से क्या मुताबिक? जिस दिन से ये वाक़या पेश आया, मैं नहीं पूरी उम्मत मुसलमान खून के आंसू रो रही है। और इस तरह के वाक़यात दुनिया कुफर जानबूझकर ओछे हथकंडे इसलिए इस्तेमाल करती है ताकि वो अपना कोई कद काट दुनिया को दिखा सके। ताजिर बरादरी भी इस्लामाबाद में सरापा एहतजाज हैं। लोग गम और गुस्से का शिकार हैं। हर दिल रंजीदा है। अरबों मुसलमानों के दिल को तकलीफ़ पहुंची और आज जब पाकिस्तान भर में हुकूमत की अपील पर यौम तक़द्दुस कुरान मनाया जा रहा है तो पेशावर में भी जो ख़वातीन हैं वो आज सड़कों पर निकल आई हैं। और हमारे नुमाइंदे आसिफ हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। वो हमें बताएंगे कि आज पेशावर में किस तरीके से रैली निकाली गई। जी आसिफ। हाँ जी बिल्कुल, स्वीडन वाक़े के ख़िलाफ़ जहाँ पर दुनिया भर में एहतजाज हो रहे हैं, वहीं पेशावर में भी मुख्तलिफ़ सियासी जमातों और तंजीमों की जानिब से भरपूर मुजाहरे किए जा रहे हैं। ख़वातीन की बड़ी तादाद भी मुजाहरों में मौजूद है। उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कहती हैं आज के मुजाहरों के हवाले से, उनका क्या मुतालबा है। देखती हैं आज के एहतजाज के हवाले से क्या कहती हैं? अल्लाह की किताब पे अल्लाह की किताब पे मुजाहरे के हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो स्वीडन में ईद उल अज़हा के दिन एक नफ़रत अंगेज़ हरकत हुई है जिसने तमाम मुसलमानों को झंझोड़ के रख दिया है, सबसे पहले तो हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। बार बार ऐसा हो रहा है, बार बार ऐसा हो रहा है मुसलमानों के साथ। आखिर क्यों?
ठीक है आसिफ शहजाद, बहुत शुक्रिया, पेशावर से हमें आगाह कर रहे थे। यहाँ पर ख़वातीन भी सरापा एहतजाज थी, कुरान की हुर्मत के लिए जान भी कुर्बान है, इस तरह के नारे लगाए जा रहे थे। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जमील अहमद खान साहब, साबिक़ सफ़ीर हैं, उनको वेलकम करते हैं। जमील साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और नज़ीर लगारी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। लगारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जमील साहब सबसे पहले मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। ये वाक़या पहला नहीं लेकिन यकीनन बहुत ही अफसोसनाक है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि चाहे वो OIC हो या फिर दीगर तंजीमें हों या तमाम तर मुस्लिम ममालिक हों, इन वाक़यात की रोकथाम के लिए अपना किरदार किस तरह से अदा कर सकते हैं कि कोई भी शख्स कभी भी किसी मुल्क में उठता है और हमारी मुक़द्दस किताब को उसकी इस तरह बेहुरमती करता है, हम रोक कैसे सकते हैं और सिफारती सतह पर इस मामले को किस तरह से उठाया जा सकता है? जी हाँ, पहले देखना यह है कि इंटरनेशनल कानून क्या कहता है, फिर देखना यह है कि जितनी भी मजम्मतें कर रहे हैं मुस्लिम दुनिया के अफराद और लोग, मुस्लिम दुनिया की या हुकूमतें, वो किस कायदे, किस कानून इंटरनेशनल और किस ज़ाब्ते के तहत कर रहे हैं। तीसरी बात कि इसमें डिप्लोमेटिक अरीना में क्या हो रहा है। तीन चीज़ें हैं। तो पहले पे आ जाते हैं पहले कि इसमें इंटरनेशनल क़वानीन मौजूद हैं, स्टार्टिंग फ्राम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, आर्टिकल उसका 7 है, जिसमें कि इनटॉलरेंस और ये डिस्क्रिमिनेशन का जिक्र है, ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल राइट एंड पॉलिटिकल राइट, डिक्लेरेशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ फॉर्म ऑफ इंटॉलरेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिलीजियस। कहने का मकसद ये है कि हमारे पास इसमें इंटरनेशनल क़वानीन है, ये ममालिक, ये हमारे अफराद जिनके जज्बात, हम सारों के दिल दुखी हैं, यकीनन हम सारे जो हैं अपने जज्बात पे काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं हर एक शख्स, लेकिन वो किस अंदाज में दुनिया इस्लाम के सामने रखा जाए कि अपनी मजम्मत का तरीका भी आ जाए सामने और आइंदा के लिए इसमें कुछ रुकावट पैदा हो सके। 2022 में जब ये सिलसिला हुआ था, इसी स्वीडन में हुआ था, इसी तरीके से हुआ था, फार राइट के लोगों ने किया था और जिस शख्स ने किया था वो आज भी बाहर फिर रहा है, क्योंकि उसके बाद OIC भी भूल गई इसको और दुनिया के दूसरे मुस्लिम ममालिक भी भूल गए, उन्होंने इसको ज्यादा इस पे नहीं उछाला। असल सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपने मुल्क के तमाम अफराद जिनके सारों के दिल दुखी हैं और जो सड़कों पर निकल के इसका इजहार भी कर रहे हैं, यकीनन ये एक अंदाज है और सही अंदाज है, ताकि पब्लिक डिप्लोमेसी, इसको पब्लिक डिप्लोमेसी का हिस्सा समझा जाए और पब्लिक डिप्लोमेसी यानी पब्लिक, ये जो पब्लिसिटी है, इसके तहत दुनिया को पता पड़े कि इस्लामी ममालिक में, पाकिस्तान में किस तरह लोगों के जज्बात मजरूह। तो फिर ये आ जाता है इंटरनेशनल कानून के तहत, जिसमें कि इंसान के जज्बात को मजरूह नहीं किया जाता है। फिर आ जाता है कि स्वीडन में इसका क्या कानून है, या इंटरनेशनल कानून के मुताबिक स्वीडन ने अपने कानून को ढाला है या नहीं ढाला है। और स्वीडन में पुलिस की कतार के पीछे पुलिस डिप्लॉयड है जामिया मस्जिद के सामने। जामिया मस्जिद का नाम है शेख जैद बिन सुल्तान मस्जिद, उसके सामने पुलिस डिप्लॉयड है, क्योंकि इस शख्स ने कोर्ट से ऑर्डर लिया हुआ था। इस मतलूम और मलून शख्स ने कोर्ट का ऑर्डर लेके ये किया, लेकिन कोर्ट में ये कहीं नहीं लिखा हुआ था कि आप लोगों के जज्बात जाके भड़काएं। तो उस लिहाज से देखा जाए, जब लोगों के जज्बात और एक इनटॉलरेंस का सबूत दिया जा रहा था, तो कानून, पुलिस के कानून में, वहाँ के कानून में ऐसा है कि पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत उन्होंने ऐसा नहीं किया। जिसको कि पोप बेनेडिक्ट ने इसको बड़े गम और गुस्से का इजहार किया, इसको कंडेम किया, और यकीनन वो सबसे खूबसूरत बयान है पोप बेनेडिक्ट का इसमें, जिसमें उन्होंने कहा कि ये इंसिडेंट जो है, ये इसने मुझे बहुत गमजदा किया, मैं गुस्से में हूँ, मैं बिल्कुल अफसुर्दा हूँ, मैं इसकी कंडेमनेशन करता हूँ, और ये जो तरीकाकार है और ये जो उन्होंने किया है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के जुमरे में नहीं आता है। उन्होंने बड़ी क्लियर कहा। स्वीडन को भी चाहिए था कि इस आदमी को अरेस्ट कर दे। अब स्वीडन के वजारत खारजा क्या कहती है कि नस्ल परस्ती और अक़लियतों से जो हम नफरत जो है, उसे अदम बर्दाश्त समझा जाता है स्वीडन में। तो अदम बर्दाश्त समझा जाता है, और उसमें उसके कहा कि वजारत खारजा ने जो भी कहा है वो स्वीडन की आईनी जिम्मेदारी थी कि वो किसी भी इज्तिमा को जो है वो आज़ादी के साथ उसका इजहार करने दे, मुजाहरा को तहफ़्फ़ुज़ दे। अब एक तरफ ये बात उसी फॉरेन मिनिस्टर ने की, और दूसरी तरफ बात की है कि मजहबी अक़लियतों से की नफरत और को बर्दाश्त जो है उसको स्वीडन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सही।
तो ये तजाद है। अब इसका इलाज था OIC के प्लेटफॉर्म। जी हाँ, OIC की आर्टिकल 9 के तहत देखिए, स्टेटमेंट देना बहुत आसान है, स्टेटमेंट का कोई असर नहीं हो सकता, कोई जोर नहीं पड़ सकता। जरा मैं OIC के किरदार पर बात करती हूँ आपसे जमील साहब। आखिरी जुमला कि वो आर्टिकल 9 के तहत अगर सरबराहान का इजलास जो कि दिया हुआ है कि इमरजेंसी में बुलाया जा सकता है, मुस्लिम उम्मा की अगर कलेक्टिव दिल को तकलीफ पहुंचे या कोई उनको नुकसान हो तो बुला के अगर वो रेजोल्यूशन पास करते और सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली में भेजते तो शायद कोई उसका असर भी होता, इम्पैक्ट भी होता। लेकिन हमें एक OIC के इस किरदार पर ही बात करेंगे कि इस तरह के वाकयात पर OIC क्या करता है, सिर्फ मजम्मत के अलावा अगर हम बात करें तो उस पर भी मैं बात करूंगी। पॉइंट टेकन सर। लगारी साहब, आप किस तरह से देखते हैं इस सारे अमल को? एक तो हुकूमत ने ना सिर्फ हर फोरम पे इस आवाज़ को उठाया, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत और दीगर मुस्लिम उम्मा किस तरीके से स्वीडन हुकूमत को मजबूर कर सकते हैं कि वो इस शख्स को ना सिर्फ सज़ा दे बल्कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम भी करे मुस्तक़बिल में? बात यह है कि ये आलमी कानून है, जैसे जमील साहब बता रहे थे, ये एक आलमी कानून है कि आपने मज़हब का और मजहबी जज्बात का एहतराम करना है। यह छूट नहीं दी जा सकती आज़ादी तहरीर और तकरीर के नाम पर। अगर कोई शख्स ये कहे कि हिटलर ने जो मर्ग अम्बो किया था वो गलत है, वो तारीखी तौर पर ही गलत है, अगर कोई शख्स इस बात से इनकार कर दे कि वो ये नहीं मानता है कि हिटलर ने बड़े पैमाने पर लोगों को कत्ल किया था, तो जो ये बात नहीं मानेगा उसके खिलाफ मुकदमा हो सकता है पूरे यूरोप में, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। जी लगारी साहब से हमारा राब्ता है, हम उनसे राब्ता बहाल करते हैं जब तक जमील साहब से बात करते हैं। जमील साहब, अभी जो मैं OIC के इजलास की अभी आप बात कर रहे थे कि जो OIC का किरदार है वो अब तक कैसा रहा, ख़ास तौर पर ऐसे वाक़यात पर जब इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं तो OIC जो तमाम मुस्लिम उम्मा की एक तंजीम है, तमाम मुस्लिम ममालिक की, वो किस तरीके से काम करे? जी लगाई साहब प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। जी मैं अर्ज़ कर रहा था कि देखें, ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अगर हिटलर के इक़दामात के ख़िलाफ़ अगर आप उनको नहीं मानते हैं तो आप काबिल ताज़ीर जुर्म करते हैं। अगर ये कहा जाता है कि मर्ग अम्बो नहीं हुआ था, होलोकॉस्ट नहीं हुआ था, तो ये जुर्म है। अगर होलोकॉस्ट का ना मानना जुर्म है तो एक दुनिया की मुक़द्दस तरीन किताब के बारे में आप अगर कोई भी बात कह दें या एक इंतहाई मुक़द्दस तरीन शख्सियत के बारे में, ज़ात के बारे में, पैगम्बर के बारे में आप नाकाबिल एतराज़ कलमात कहें तो आप इस बात को कोई भी शख्स, कोई भी अखलाकियात इसको जस्टिफाई नहीं कर सकती है। मेरे ख्याल में ये कोताह बीन लोग हैं और बहुत कोताह नज़र लोग हैं। और ये मगरिब की, अगर मगरिब इसमें आड़ लेता है कि जनाब हमने अपनी सोसाइटी को आज़ादी इजहार के मौके दिए हुए हैं, तो आपकी आज़ादी इजहार बहुत ज़्यादा ये तकाजा भी करती है कि उसकी एक हद होनी चाहिए कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि इंसानी जज्बात को अगर कोई शख्स किसी भी जगह पर खड़ा होकर, स्वीडन में जाकर खड़ा हो जाए और ये कहे कि लोगों को राह चलते गोलियां मारकर कत्ल कर देना जायज़ है, तो क्या ये हुकूमत करने लगी? ये आज़ादी इजहार का मौका देगी उसको? सही बात है। अगर कोई शख्स कहता है कि जनाब ऐसे राह चलते हुए ट्रेन को आग लगा देना जो है वो ठीक है, तो क्या इस बात को जायज़ माना जाएगा? बिल्कुल आप सही अगर इस तरह की बात जो है, अगर इंसान का कत्ल और इंसान के जज्बात का कत्ल जो है वो अगर जायज़ समझा जाएगा तो फिर बात बहुत दूर तक चली जाएगी। ऐसा ये जब तमाम अक़लियतों के ज़ाहिर जज्बात का एहसास किया जाता है, उनकी चीज़ों का एहसास किया जाता है, तो फिर मुसलमानों का भी, उनकी मुक़द्दस किताब का भी उसी तरीके से एहसास पूरी दुनिया में किया जाना चाहिए। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं जमील साहब। अभी हम OIC किरदार की अगर बात करें, जब पूरी दुनिया में इस तरह के वाक़यात होते हैं तो हम OIC का किरदार एक छोटी सी मासूम सी करारदाद या फिर एक मजम्मती बयान के आगे हम नहीं देखते। क्या वजह है? फिर ये OIC का मकसद क्या है? देखें, जब पेट्रो डॉलर से मालामाल हुक्मरान मुख्तलिफ ममालिक के जो OIC के ख़ास तौर पर जो करता है, उनके अगर सारे की सारी इंटरेस्ट इन ममालिक में हो,
मगरब के ममालिक में हो, तो उनका ज़ाहिर है जो गोशा होता है वो नरम होता है इस मामले में। उनके अवाम के जज्बात और हुक्मरानों की दिलचस्पी और इंटरेस्ट इन ममालिक में, और जिसकी वजह से OIC जिस मकसद के लिए बनी गई, OIC का जो चार्टर है जिसका मैंने जिक्र किया आर्टिकल 9, जिसमें सरबराहान का इजलास बुला के, इससे बड़ी और क्या मुस्लिम उम्मा की दिल आज़ारी और तकलीफ हो सकती है कि हमारी कुरान करीम को के साथ जो बेहुरमती हुई है, इससे ज़्यादा और कोई बात नहीं हो सकती। और वो दिया हुआ है उनके प्रीएम्बल में भी दिया हुआ है, आर्टिकल 9 में भी दिया हुआ है कि आप इसको इमरजेंसी सेशन इन सूरत हाल में बुलाएं, नहीं बुलाया। चले अगर ऐसा नहीं किसी वजह से किया, हिकमत अमली की वजह से या लोगों के उनके हुक्मरानों के इंटरेस्ट की वजह से, तो दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 ऑफ OIC चार्टर में दिया हुआ है कि फॉरेन मिनिस्टर्स की आप इमरजेंसी मीटिंग कॉल करके रेजोल्यूशन पास करें। उसका फायदा क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जितने भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है सच एज OIC, दे आर फॉर्म्ड अंडर द यूनाइटेड नेशन चार्टर एंड यूनाइटेड नेशन चार्टर चैप्टर 8, सो दैट मींस दैट हैज द strength of the United Nations Charter. So that means if they pass a resolution, that would have a lot of weighting. So they can have that resolution passed, and they in that resolution they can definitely describe and illustrate about what do they want to do. Do they want, क्या वो विड्रा करना चाहते हैं सफीर अपने, या मसनूआत का बाइकाट करना चाहते हैं, या अक़वाम मुत्तहिदा में जनरल असेंबली से इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को इस तरह से यूज नहीं किया जा रहा। ये आर्टिकल्स हैं, ये कवानीन है, उनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। बड़े अफसोस की बात है। आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन आपने बड़ी अच्छी मुफस्सिल गुफ्तगू की। बहुत शुक्रिया आपका जमील अहमद खान साहब, नज़ीर लगाई सब हमारे साथ मौजूद। हम आगे बढ़ेंगे, हमें अगले मौजू की जानिब बढ़ना है, और मियाँ साहब कब वापस आ रहे हैं, ये वो सवाल है जो हर कोई आजकल कर रहा है, चाहे वो सियासी बैठकें हों या घर की बैठकें हों, क्योंकि कुछ मामलात हैं जो कि आगे बढ़ रहे हैं। अब एक और मामला हमने देखा, प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस, जिसमें एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की जो बरियत का फैसला था उसको जारी कर दिया, और फैसले में कहा गया है कि रिकॉर्ड ये बताता है कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, और उस वक्त की हुकूमत ने नैब हुकाम को नवाज शरीफ का सियासी करियर तबाह करने के लिए मजबूर किया। मुल्क के 3 बार के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साख को तबाह किया गया, और एहतसाब अदालत ने यह भी कहा कि रेफरेंस के इल्ज़ामात में नवाज शरीफ का किरदार शरीक मुल्ज़िमान से भी कम है। तो लगारी साहब, ये तो कि अपने किरदार पर बड़ा सवाल उठता है कि नैब का जो एक इदारा है, एहतसाब का जो अमल है, वो कहा जाता है कि जी वो खुद मुख्तार इदारा है, उसकी जानिबदारी पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन नैब ने तो खुद मजबूर कर दिया कि जी हुकूमत ने मजबूर किया तो नैब मजबूर हो गया, और नैब ने मजबूरी में करियर तबाह कर दिया नवाज शरीफ का। नैब क्या फिर इसका मतलब ये कि वो कोई इदारा नहीं है, वो तो एक कठपुतली है जिसकी भी हुकूमत हो? नहीं, लेकिन ये मुकदमा जिसमें ये इनको ब्री किया गया, ये तो नवाज शरीफ तो शरीक मुल्ज़िम थे, इसमें तो वो मेन एक्यूज थे ही नहीं। मेन एक्यूज तो और थे, और उनके ऊपर एक और इल्ज़ाम था कि उनके पास बहुत बड़ा कताए अराज़ी था, उसके अंदर सड़कें थी, उसके बाद रोड थे, और सबको ख़त्म करके एक घर बना दिया गया। वो तो बिल्कुल ही दूसरा मुकदमा था। उसमें ये को एक्यूज थे कि नसौलतकारी की थी, ये था इनके ऊपर इल्ज़ाम। मीर शकील रहमान के खिलाफ बाकायदा मुकदमा हुआ। जब मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी हो रही थी, तो उसमें मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ कौन सा वो होता? मेरा मियाँ नवाज शरीफ तो वैसे ही उस वक्त जेल में थे, और उससे पहले ही हो चुके थे। तो ये खास वो मुकदमा जिसके बारे में फैसला सुनाया गया है, ये उस मुकदमे में बरियत है या तमाम मुकदमात में बरियत है? सर, ये उसी मुकदमे में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आपको याद होगा लगारी साहब कि उनकी जायदादों को, उनके अकाउंट्स को मुंजमद किया गया था, और इस फैसले में ये भी कहा गया है कि 27 शेयर होल्डर्स और उनकी जायदादें और उनके अकाउंट्स उनको बहाल किया जाए। तो यानी कि मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल आपसे ये था कि जो फैसले अब तक आ रहे हैं, या नैब जो जिस तरीके से अगर इस्तेमाल हुई, और नैब ये कह रही है कि हुकूमत ने उस वक्त की नैब को मजबूर किया कि नवाज शरीफ का करियर तबाह कर दिया जाए, तो सर ये कैसे मजबूर कोई कर सकता है इदारे को? नहीं, बात यह है कि मैं इस बात को मानता हूं कि माजी में नैब का बहुत बुरे तरीके से इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इस केस से नवाज शरीफ का क्या ताल्लुक है?
बात ये है सीधी कि इससे क्या ताल्लुक है नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ के पास साथ तो एक को एक्यूज होने का एक चार्ज था, उसके बाद अदालत का फैसला जो है वो तो उनको ब्री कर रहा है तमाम मुकदमात में, और जो सबका हुकूमत है उनके खिलाफ ये उनका सियासी कैरियर तबाह करने पर तुली हुई थी उनका ये, उससे पहले खुद उनके अपने दौर में ही उनकी जब अपनी हुकूमत थी उन्हें सजा हो चुकी थी, वो उसमें उन पर ट्रायल हो चुका था, फिर वो उस वक्त जेल में थे और उसके बाद ये सारा कुछ हुआ है। क्या खाकान अब्बासी साहब क्यों आए थे? इसलिए कि मियां नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दे दिया गया था। इस मुकदमे से पहले वो नाअहल करार दे दिए गए, इस मुकदमे से पहले ही वो ताहयात नाअहल करार दे दिए गए। जज साहब ने और स्मार्ट होने की कोशिश की है। मैं ये समझता हूँ कि ये कोई ऐसा तरीक़ाकार नहीं है। मैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नैब की कारकर्दगी की सफाई पेश कर रहा हूँ। नैब ने बहुत जालिमाना इक़दाम किए हैं, लेकिन इस मुकदमे में कहाँ से जालिमाना इक़दाम हो गए हैं मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। चलें ठीक है, बिल्कुल सही लगाई साहब, बहुत शुक्रिया आप मौजूद थे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। एक और मामला है नाज़रीन के चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी बराए इंतखाबी इस्लाह सरदार अयाज सादिक का एक बयान सामने आया है। वो ये कहते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात के बाइस जो आम इंतखाबात हैं वो ताक़ीर का शिकार नहीं होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी भी इस पर बना दी गई है और वो तमाम तर जो तजवीज़ हैं ना सिर्फ उसका जायज़ा लेंगे बल्कि उसको हतमी तौर पर उसकी सिफारिशात मुरतब करने का भी कोशिश की जाएगी। मरदमशुमारी का मामला प्लानिंग कमीशन के पास है और पहली कोशिश यही है कि इंतखाबी क़वानीन में तरमीम को हतमी शक्ल दें और मरदमशुमारी की वजह से तनाज़ात हुए तो फिर हम प्लानिंग मिनिस्टर को बुलाएंगे। लेकिन अब वक्त कम है, अगर हम देखें इंतखाबात में तो क्या ये हो सकता है? कितना अरसा चाहिए होता है इलेक्शन कमीशन को इस सारे मामले में? इस पर हम बात करेंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब। कुंवर साहब अस्सलाम वालेकुम। कुंवर साहब ज़रा बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन को कितना अरसा दरकार होता है कि ना सिर्फ ये मरदमशुमारी हल्का बंदियाँ इलेक्शन से पहले, क्या इतना वक्त है कि इलेक्शन हो सके मुकर्ररा वक्त पर? देखा जी, मरदमशुमारी का जो मामला है इससे ताख़ीर होने के खदशात तो हैं। वो इस लिहाज से कि अभी मरदमशुमारी जो गज़ट नोटिफिकेशन है वो अभी तक नहीं हुआ है। अब आईनी और कानूनी तौर पर यह होता है कि अगर ये 12 अगस्त को असम्बली डिज़ाल्व हो जाती है या कब्ल वक्त डिज़ाल्व हो जाती है जी, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शेड्यूल जारी कर देता है तो फिर उस शेड्यूल को मरदमशुमारी को मद्देनजर नहीं रखा जाएगा। अच्छा। फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो आज खुद अपनी पुरानी हल्का बंदी जो जनवरी 2017 में हुई थी उसी पर और जिसकी बुनियाद पर अगस्त 2022 में फाइनल हल्का बंदी हो चुकी है जी, उसकी बुनियाद पर इंतखाबात हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल अब जो ऐसे कि मैंने पढ़ा है स्टेटमेंट जनाब सरदार अयाज सादिक साहब का, वो बड़े संजीदा और बड़े बुर्दबार सियासतदान है पाकिस्तान के। उनका कहना यह है कि जी अगर मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन हो जाता है तो फिर उसमें इलेक्शन शेड्यूल में रद्दोबदल हो सकता है। वो दुरुस्त फरमा रहे हैं। अगर ये 30 जुलाई तक भी अगर ये मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन हो जाता है तो फिर तो आसानी से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपना शेड्यूल उस वक्त जारी करेगा जब वो हल्का बंदियां मुकम्मल करेगा। उसके लिए 3 से 4 महीने दरकार होते हैं। 3 से 4 महीने दरकार होते हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं ज़ाहिर वक्त कम है, अगर ये ऐसा होता है तो फिर 2017 की हल्का बंदियों पर ही इलेक्शन होगा। बहुत शुक्रिया आपका कुंवर दिलशाद साहब, शुक्रिया। तमाम तर तफसीलात और सूरत हाल जो है वो हमें बता रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं नाजरीन, फिर वापस आते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक। और अब हम बढ़ेंगे अपनी कोर्ट की खबर पर। कोर्ट की खबर में हमारे पास आज ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मुख्तलिफ सूरत हाल है, जिसमें सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे जहां पर जस्टिस मुसरत हिलाली ने हल्फ उठाया है और वो सुप्रीम कोर्ट में दूसरी खातून जज बन गई हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे तैयब बलोच हमारे साथ, और साथ ही साथ हम बात करेंगे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जिसमें आफिया सिद्दीकी केस के हवाले से भी एक दरख्वास्त पर समाअत हुई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही PTI के जो रहनुमा हैं उनके भाई को भी बाजियाब कराने का हुक्म दिया। सबसे पहले हम ज़रा बात करते तैयब से। तैयब बताइएगा, जस्टिस मुसरत हिलाली के हवाले से बतौर सुप्रीम कोर्ट की जज, दूसरी खातून जज का उन्होंने आज हल्फ उठाया है।
जी मुसर्रत हिलाली जो है ये पेशावर हाई कोर्ट की जो है वो चीफ जस्टिस बनी थी, ताहम उनको सुप्रीम कोर्ट में लाने के लिए जो है वो जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने उनकी नामजदगी जो है वो उस हवाले से जो है वो इकदामात किए और उसके बाद जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और जुडिशल कमीशन के इजलास ने उनकी बाज़ाब्ता तौर के ऊपर मंजूरी दी और उसके बाद सदर और वजारत कानून की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो उसी वजह से आज जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हलफ भी ले लिया और इस हवाले से अब वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की जज जो है वो बन चुकी है और आइंदा हफ्ते जो है वो इस सुप्रीम कोर्ट के केसेस में भी केसेस की भी समाअत करेगी। और जैसा कि आपने कहा ये पाकिस्तान की तारीख में जो है वो पहली दफ़ा हुआ और अगर हम देखें तो शायद इस्लामिक वर्ल्ड की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो हम देख रहे हैं कि ख़वातीन भी अब आ चुकी हैं और ये दूसरी खातून है। इससे पहले जस्टिस आयशा मलिक जो है वो बतौर खातून उनकी नामजदगी हुई थी, तो अब जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो है वो दूसरी खातून है और पाकिस्तान की तारीख में तो ये पहली दफ़ा हुआ। और मैंने जैसे कहा इस्लामिक वर्ल्ड में भी अगर हम देखें तो हमें कोई भी सुप्रीम कोर्ट की जज जो है वो कोई खातून नज़र नहीं आती। बड़ा अच्छा एक तरह का एक जेस्चर भी है कि खातून जज हैं, ना सिर्फ अगर हम पूरी मुस्लिम उम्मा में बात करें और फिर पाकिस्तान में तो दूसरी खातून जज हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की हैं। अच्छा, चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने जो सहाफ़ियों से आज गुफ्तगू की, कुछ शिकवे किए उन्होंने, क्या शिकवे किए उन्होंने सहाफ़ियों से? देखें सुमैया, ये अक्सर होता है जब भी इस तरह का कोई इवेंट होता है तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो खासकर जो सुप्रीम कोर्ट के बीट रिपोर्टर हैं उनके साथ घुल मिल जाते हैं और शिकवे शिकायत भी होती रहती है। ताहम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन दिनों जैसा कि आपको अंदाज़ा है कि उनके ऊपर कुछ बेजा तनकीद जो है वो हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में कुछ इस नोयत के केसेस भी चल रहे हैं। तो आज जब सहाफ़ियों के साथ गपशप हो रही थी तो चीफ जस्टिस बड़े खुशगवार मूड में थे। ताहम एक सहाफ़ी की जानिब से जो है वो बार बार तकरार की गई तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मुसर्रत का मौका है, यानी कि आप मुसर्रत को आप दो में ले सकते हैं कि जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने भी आज हलफ उठाया था तो उन्होंने कहा मुसर्रत का मौका है। तो अब इस हवाले से आज के दिन तो गिले इस तरह के गिले शिकवे ना किए जाएं। ठीक है, ठीक है, ये बड़ा अच्छा एक मज़ेदार आप मामला बता रहे हैं। ठीक है, तैयब हमारे साथ ही रहिए। एहतशाम भी हमारे साथ हैं। एहतशाम, आज बड़ा अहम मामला था आफिया सिद्दीकी केस का, कह रही हूँ वतन वापसी फिर उनकी रिहाई, क्या कुछ हुआ आज की समाअत में आफिया सिद्दीकी की? और साथ ही साथ हमें ये भी बताइएगा कि जो 3 रोज़ में PTI के रहनुमा हैं अली आवान, उनके भाई को ही बाजियाब कराने का हुक्म दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, इन दोनों के बारे में बताइए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इन दोनों केसेस की समाअत हुई है और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी के लिए उनकी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की दरखास्त है जिस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने समाअत की है। और समाअत के दौरान आज की डेवलपमेंट ये है कि डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी को अमरीकी वीजा मिला था, अदालत में केस ज़ेर समाअत था और इसी दौरान अदालत ने ये डायरेक्शन जारी की थी कि उनको इस हवाले से तमाम चीजों में फैसिलिटेट किया जाए। तो इस बार वो पहली बार अदालत में अमेरिका से वापसी पर पेश हुई थी। अदालत ने आज की जो कार्रवाई थी उसे इन कैमरा डिक्लेयर कर दिया और जो मीडिया पर्सन्स वहां पे मौजूद थे और इसके अलावा केस से गैर मुतल्लिका लोग जो थे उन तमाम को कमरा अदालत से जाने का कह दिया। उसके बाद जो समाअत हुई, लेकिन बाद अज़ां ये मालूम हो पाया है कि दरख्वास्त गुजार के वकील जो हैं इमरान शफीक, उन्होंने अदालत में ये कहा कि अमेरिका में पाकिस्तानी कौंसल खाने में जब जब आफिया सिद्दीकी से जेल में मुलाकात होती रही उसकी दस्तावेजात फराहम की जाएं और आफिया सिद्दीकी से मिलते वक्त जो नोट्स लिए गए कौंसल खाना की जानिब से वो भी मुहैया किया जाए और दीगर तमाम जो मुतल्लिका दस्तावेजात हैं वो भी फराहम कर दी जाएं। तो अब केस की समाअत जो है वो आइंदा जुमेरात तक मुलतवी गई है। अच्छा। दूसरा केस जो था वो अली नवाज अवान के भाई उमर नवाज की बाजियाबी का केस है। उन्हें इस्लामाबाद से उठा लिया गया और किसी कोर्ट ऑफ लॉ में ताहाल पेश नहीं किया गया, तो इसलिए हेबियस कॉर्पस की दरखास्त दायर की गई कि लापता शहरी को बाजियाब किया जाए। तो अदालत ने आज खासा बरहमी का इजहार किया और ये रिमार्क्स दिए कि अगर 3 रोज में शहरी बाजियाब नहीं हो पाता तो
आज इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर आइंदा समात पर अदालत में पेश हूँ। उमर नवाज की एहलिया की यह दरख्वास्त थी और फैमिली की जानिब से USB में तमाम मवाद अदालत के सामने रखा गया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने ये समात की है। समात में SDPO इंडस्ट्रियल एरिया और SHO थाना इंडस्ट्रियल एरिया अदालत के सामने पेश हुए थे और अदालत ने यह हुक्म दिया है कि 3 दिन में शहरी को बाजियाब करें। अगर बाजियाब नहीं हो पाता तो IG चीफ कमिश्नर जो हैं वो आइंदा समात पर जाती हैसियत में अदालत में पेश। ठीक है, ये सारी एक हिदायत जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दी गई हैं। एहतशाम कियानी और तैयब बलोच, बहुत शुक्रिया, आप हमें इन दोनों समातों के हवाले से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं नाजरीन और आपको एक अच्छी खबर भी दें, और यकीनन वो लोग जो कि बाइक पे सफ़र करते हैं, बाइक चलाते हैं, उनके लिए ये अब हुक्म आ गया लाहौर से कि वो हेलमेट के बगैर अगर सफ़र करेंगे तो उनको पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा। ये कह दिया गया है और ना सिर्फ इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि क्योंकि हेलमेट ना पहनने से जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो सर की चोट लगती है और हेलमेट पहनना वैसे भी बड़ा ज़रूरी है, लोग अमल नहीं करते हैं, तो एक तरीक़ा ही अपनाया गया है कि अब ना सिर्फ हुकूमत इस पर अमल कराएगी, इंतज़ामिया अमल कराएगी और उन लोगों को पेट्रोल नहीं मिला करेगा। तो कैसे होगा ये सब कुछ, इसी पर बात करने के लिए मुझे हैं DC लाहौर हैं राफिया हैदर साहिबा। राफिया साहिबा बहुत शुक्रिया। अब ये पाबंदी आयद की गई है लाहौर में बगैर हेलमेट जो बाइक चलाते हैं, जो सफ़र करते हैं, कि उनको पेट्रोल नहीं मिला करेगा। किस तरीके से पाबंद किया जाएगा शहरियों को कि एक तो बहुत बड़ी तादाद है शहरियों की जो हेलमेट नहीं इस्तेमाल करती है और बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं राफिया साहिबा जिनके पास हेलमेट ही नहीं है, तो ये किया कैसे जाएगा? जी, इसके अंदर देखिए, अगर हम सिर्फ जून का डेटा ही देखें ना, तो उसमें अगर 8000 के करीब रोड एक्सीडेंट 1122 को रिपोर्ट हुए तो उसमें से 6000 से ज़्यादा बाइक रिलेटेड थे। तो उससे आपको मैग्नीट्यूड पता चलता है कि कितना इम्पोर्टेंट है पब्लिक सेफ्टी के लिए कि लोग हेलमेट पहन के बाइक चलाएं, क्योंकि उससे इंजरी के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इसी वजह से ये स्टेप लिया गया है कि जिसके अंदर हम पेट्रोल पंप कंपनीज को अभी हमने खत लिखा है कि जी आप लोग अपने फिलिंग स्टेशन के थ्रू इसकी इन्फोर्समेंट में हमें मदद करें। तो जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस जो है वो मौके पे डिफरेंट रोड्स वगैरह के ऊपर अपनी वर्किंग कर ही रहे होते हैं, तो उसके वजह हमने अब ये किया है कि साथ हर फिलिंग स्टेशन पे भी ज़िलाई इंतज़ामिया, पुलिस और ट्रैफिक पुलिस हमारी जॉइंट टीम जो है वर्क कर रही होंगी, जो कि उनकी इंतज़ामिया को भी फैसिलिटेट करेंगी ताकि जो लोग आ रहे हैं उन्होंने मौके पे हेलमेट नहीं पहना हुआ तो उनको डिटर किया जाए और उनको पता चले कि जी हेलमेट लेना क्यों ज़रूरी है। तो उसकी तरफ हम अभी ये वर्किंग कर रहे हैं ताकि ये, क्योंकि एक देखें बिहेवियर चेंज है जो कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लोगों को हमने ये इम्बेड कराना उनकी माइंड में कि ये इम्पोर्टेंट है, ये उनकी सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको ये थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो साथ साथ हम चलाई रखेंगे। इन्फोर्समेंट ऑलरेडी रोड्स पे हो रही होती है, अब ये उसका नेक्स्ट स्टेप है कि जिसके अंदर पेट्रोल पंप्स के थ्रू भी जिसको वर्क किया जिस तरह आप बता भी नहीं है कि ये मैकेनिज्म होगा, लेकिन फिर भी ज़ाहिर इतना बड़ा शहर है तो पेट्रोल पंप्स को किस तरीके से या वहाँ पर जो इंतज़ामिया हैं उनको किस तरह पाबंद बनाया जाएगा कि वो यकीनी बनाएं कि वो लोग जो बगैर हेलमेट के आए उनको पेट्रोल ना दिया जाए? देखिए, अभी हम इनके साथ वर्किंग इनिशिएट हमने कर दी हुई है और कल इनके हमारे रेप्स के साथ हमारी मीटिंग्स वगैरह भी हैं जिसमें हम इनको सेंसिटाइज करेंगे कि ये इन्होंने इन्फोर्समेंट इंश्योर करनी है और जहाँ जहाँ वायलेशन डिटेक्ट होगी वहाँ पे फिर इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, दोनों तरफ हो रही हुई लोगों के ऊपर भी और साथ अगर जहाँ पे इनकी तरफ से रेजिस्टेंस आएगी और ये इन्फोर्समेंट में कोई हर्डल क्रिएट करेंगे तो इनके खिलाफ भी फिर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि कानून को हमने ऑब्वियसली इन्फोर्स करना है और वो इसी तरह इन्फोर्स हो सकता है कि जब सारे मिल के उसके अंदर अपना। चलें, ये तो अच्छा है कि दोनों के खिलाफ एक्शन होगा। और क्या कोई चालान भी किया जाएगा जो लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे बाइक चलाते हुए, और अगर किया जाएगा तो वो कितना चालान होगा? देखिए, जो रोड के ऊपर हो रहा होता है वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस डेफिनेटली अपना काम कर रही होती है, चलानिंग हो रही होती है, लेकिन वो एक तो चालान की अमाउंट्स भी कम है और उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा इन्फोर्समेंट 100% नहीं हो पाती और क्योंकि वो हर जगह हर वक्त तो मौजूद उस तरह से नहीं हो सकते, बाकी और चीज़ें भी ट्रैफिक फ्लो को स्मूथ रखना वो सारी चीज़ें भी कर रहे होते हैं। तो इसमें यह है कि जो बंदा हर रोज़ ऑब्वियसली डेली बेसिस पे करवा ही रहा होता है अपना फिलिंग, तो दिन और रात में हम लोगों की ट्रैफिक पुलिस और ज़िलाई पुलिस के थ्रू जो है ये इन्फोर्समेंट हम अमल में लाएंगे
और मॉनिटरिंग को बेहतर से बेहतर करेंगे। ये एक थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन हमें उम्मीद है कि इसके रिजल्ट बहुत जाहिर है। बिल्कुल आप सही कहें डीसी साहिबा, टाइम टेकन प्रोसेस तो है, लेकिन अगर ये ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छा होगा लोगों की सेफ्टी के हवाले से। इस तरह आपने पहले बताया कि तकरीबन 6000 एक्सीडेंट्स जो हैं वो बाइक के रिपोर्ट हुए। सर पर चोट लगने के वाक़यात कितने रिपोर्ट हुए हैं, क्या कुछ डाटा है आप लोगों के पास इस हवाले से? ठीक है, मैंने अभी रेस्क्यू के स्टैट्स आपको बताई कि 8000 टोटल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में 6000 से ज़ायद पिछले महीने के जून के महीने के 6000 से ज़ायद जो थे वो बाइक रिलेटेड थे। अब उसमें टाइप ऑफ इंजरी मेनली ज़्यादातर अनफॉर्चुनेटली वो हेड इंजरी ही होती है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई प्रोटेक्शन इस तरह से नहीं होती कि जहाँ पे लोग उससे बच सके। तो अंदाजन आप मेजॉरिटी कह सकते हैं कि हेड इंजरीज या उससे रिलेटेड इंजरीज ही होती हैं, और इसीलिए दुनिया भर में हेलमेट जो है वो ज़रूरी करार दिया जाता है और उसकी बहुत भरपूर तरीके से इन्फोर्समेंट भी की जाती है। बाकी ममालिक में जो हमारे डिफरेंट और ममालिक है वहाँ पे ये इन्फोर्समेंट को 100% किया जाता है, और इसी वजह से उनके ट्रैफिक हादसा में क्रिटिकल इंजरीज और अमवात का तनासब उसमें कम हो जाता है। तो इसी वजह से ये भी ज़रूरी है, ये स्टेप लेना बहुत ज़रूरी था। बहुत शुक्रिया आपका डीसी लाहौर हमारे साथ मौजूद थी, और सारी सूरत हाल पे किस तरह मेकैनिज़म बनाया जाएगा बाइक हजरात के लिए मैं बता रही थी। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ये सोशल मीडिया का दौर है 2023, जिसमें मुख्तलिफ ऐप्स का हम इस्तेमाल करते हैं। एक ऐप से निकलते हैं फिर दूसरी ऐप में चले जाते हैं। हर ऐप में हमें एक नई दुनिया मिलती है। अब एक और ऐप आ रही है जिसका नाम है थ्रेड्स। अब उसको ये कहा जा रहा है कि वो ट्विटर से बेहतर है। क्या वो वाकई ट्विटर के लिए हकीकी थ्रेट है? कौन किससे बेहतर है की जंग जारी है। और मेटा कंपनी ने ट्विटर के मुकाबले में ये नई ऐप थ्रेड्स को लॉन्च कर दिया है, जिसे माहिरीन ने ट्विटर के लिए एक शदीद थ्रेट करार दिया जा रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ ऐप मुतारिफ होने के सिर्फ 7 घंटों में 1 करोड़ सार्फिन इस पर रजिस्टर्ड हुए हैं, और अब ये तादाद बढ़कर 30 करोड़ तक जा पहुंची है, जिनमें दुनिया भर की नामवर शख्सियात शामिल हैं। इस तादाद में इजाफे का सिलसिला अब भी जारी है। ये नई ऐप भी ट्विटर की तरह ही है, जिसमें टेक्स्ट पर मबनी पोस्ट की फीड होती है। सार्फिन तस्वीर और वीडियोस भी पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरों की थ्रेड्स की पोस्ट का रिप्लाई, रीपोस्ट और उन्हें कोट भी किया जा सकता है। ट्विटर के मुकाबले में इस ऐप ने लॉन्च होते ही धूम मचा दी है, लेकिन इससे ट्विटर से मुमासलत होने का दावा किया जा रहा है। ट्विटर के साबिक अमले ने थ्रेड्स बनाने में मदद की है, जबकि एलन मस्क ने भी तेज़ी से मकबूल होती हुई ऐप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि मुकाबला ठीक है, लेकिन धोखाधड़ी ठीक नहीं। लेकिन मेटा ने इन दावों की सख्ती से तरदीद कर दी है। उधर सोशल मीडिया पर थ्रेड्स की आमद के साथ ही ट्विटर और थ्रेड्स में कौन किससे बेहतर की जंग जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है, जबकि मीम्स गेम भी ऑन है। किसी का मानना है कि ट्विटर की जगह कोई नहीं ले सकता, तो कोई खुश है कि ट्विटर को टक्कर देने वाला भी तो कोई आया। किसी ने कहा ये अजीब है, ट्विटर पर जाओ तो थ्रेड्स के चर्चे हैं, थ्रेड्स पर जाओ तो ट्विटर के किस्से छिड़े होते हैं। तो किसी ने थ्रेड ऐप के फीचर्स की पसंद और नापसंद को शेयर भी किया है। इस करेंगे मैं ज्वाइन करें सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं असद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम असद। जी साहब। असद, आप किस तरह से देखते हैं जो नई ऐप आई है थ्रेड्स, क्या वाकई ट्विटर को टक्कर दे सकती है? देखिए 2-3 चीजें हैं इसमें। सबसे पहले तो जो मेरे दिल के सबसे करीब है बात मैं वो करूंगा। देखिए ये जो बिग टेक कंपनीज हैं या जो फेसबुक, गूगल एंड सो ऑन, जिनको हम बिग टेक कहते हैं, जी जी, इनका एक बहुत पुराना एक रवैया है और वो है मोनोपोली का। अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त जो आपका डिजिटल एड रेवेन्यू है, जो कि इससे पहले पाकिस्तान की लोकल वेबसाइट्स को जाता था, इस वक्त तकरीबन 85% वो रेवेन्यू गूगल और फेसबुक को जा रहा है डायरेक्टली। 85% से ज्यादा ही है बल्कि मेरा ख्याल। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरफ तो ये रवैया है कि मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग जो नई ऐप आई है, अगर वो मेटा के अंदर ही काम करेगी तो वही उन्हीं की एक मोनोपोली है, किसी ना किसी तरीके से वो उनके व्यूज को प्रमोट करेगी एंड सो ऑन उनकी। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि ट्विटर की हम बात करें तो ट्विटर ऑब्वियसली एक बहुत पॉपुलर ऐप है पाकिस्तान में भी और इससे पहले भी रही है। लेकिन आपने भी सुना होगा कि पिछले कुछ अर्से से ट्विटर इज ऑन द डाउन साइड। वो मतलब नीचे जो है जाई जा रही, जब से एलॉन मस्क ने उसका टेक ओवर किया है। तो कोई एक तमाशा खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो एक अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ ट्विटर को कंपटीशन मिल रहा है, बिकॉज एलॉन मस्क का ख्याल शायद ये था कि वो दुनिया के व्यूज को कंट्रोल, फ्री एक्सप्रेशन को कोट एंड कोट कंट्रोल कर लेंगे ट्विटर को खरीदने के बाद एंड सो ऑन।
लेकिन इसका एक तीसरा एंगल भी है। इसका तीसरा एंगल ये है कि आप ये सोचिए कि क्यों सिर्फ यही 2-4 कंपनीज जो हैं इन्हीं की मोनोपोली है इंटरनेट पे। ये बड़ा जरूरी है, क्यों कोई तीसरी कंपनी नहीं आती, चौथी कंपनी नहीं आती है। तो टिकटॉक अच्छी बात है कि कुछ थोड़ा सा चैलेंज देते हैं, लेकिन उसके अलावा क्यों नहीं। ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि चंद खानदान या चंद लोग जो हैं वो दुनिया की रिसोर्सेज पर काबिज हैं। तो इन वन वे अगर आप इसको एक उस तरीके से भी देखें तो थोड़ा सा ये देखने की जरूरत है कि हम बाकी किसी ऐप्स को प्रमोट क्यों नहीं करते, कि सिर्फ ये 3-4 ऐप्स तो नहीं रह गई दुनिया। और आपने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी, मैं उस पर आपका थोड़ा सा जवाब दे दूं कि जो लीगल कार्रवाई कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि जो फॉर्मेट है थ्रेड्स ऐप का वो बिल्कुल सिमिलर है ट्विटर के हवाले से। अगर आप देखें तो वही तरीकाकार है, वही तकरीबन वही लेआउट है, तकरीबन वही थ्रेड्स का मैकेनिज्म है पोस्ट करने का, सो ऑन। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे मुझे जो इलॉन मस्क ने बात की है उसमें कोई रीजनेबिलिटी नजर आती है। और आपको लगता है कि इलॉन मस्क जो हैं वो वाकई लीगली इस पर एक्शन ले सकते हैं और वो उसमें कामयाब भी होंगे? देखिए, कामयाब होने का तो हम नहीं कह सकते, बट मेरा ये ख्याल है कि जो एक्शन वो लेंगे, अगर वो लेते हैं इस पे, तो शायद वो कहीं ना कहीं दुरुस्त होगा, क्योंकि उसका जो फॉर्मेट है, उसका लेआउट है, वो कम अज कम। अच्छा असद, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा सवाल जो मेरे जहन में वो मैं आपसे करूँ। एक तो ये कि इस ऐप की एक बात ये भी सुनने में आई कि अगर, क्योंकि ये मेटा की है, इंस्टा के अगर आप इंस्टा अकाउंट से यहाँ पर आते हैं तो आपके फॉलोअर्स भी यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है ट्विटर पर फॉलोअर्स बढ़ाना, उनको लेना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो क्या आपको लगता है कि ये भी एक चीज़ हो सकती है, और अगर ये हुई तो ये एक तरह की इंटरेस्ट पैदा करेगी लोगों में? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए, आपके जो इंस्टा के जो आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो इंस्टा पे आपके लोग जिनकी फॉलोअर्स की तादाद ज्यादा है, वो बड़े फर्क है ट्विटर से जी। और अगर वो लोग इंस्टा पे, वो लोग थ्रेड्स पे आते हैं तो वो ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन के साथ अपने फॉलोअर्स को यहाँ पे लेके आते हैं, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा डेंट देगी। और यही वजह, आपने कहा ना कि करोड़ों लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उसकी एक मेजर वजह यही है कि जब आप माइग्रेट करते हैं, अंग्रेजी में हम इसका वर्ड यूज करते हैं माइग्रेशन, जब आप माइग्रेट करते हैं तो वो जो ऑटो नोटिफिकेशन जाती हैं और सबको आप एक ही बटन से अपने वहां पे लेके आ सकते हैं, ये बड़ा उसका कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, जिसकी वजह समझे कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना अपने नए फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, तो वो सारे फॉलोअर्स उठ के वहां पे आ जाएंगे। आसान अल्फाज में हम इस तरह बात करते हैं। बहुत शुक्रिया असद साहब, आपको फिर हम दावत देंगे वक्त की कब, लेकिन ये दौर जो है इसमें आपने ज़रा ध्यान से ऐप्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि बहुत सारा डाटा, आपका पर्सनल डाटा भी इसमें शेयर हो रहा होता है। अगर मेटा की बात करें, ये भी एक इल्ज़ाम है, इस पर कई लोगों ने केसेस भी किए हैं। फिर इस पर बात करेंगे थ्रेड्स ऐप पर ये कैसी रहती है आगे चलकर। फिलहाल मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे पीर को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर अवाम परेशान। आटे की फराहमी खासी मुश्किल का शिकार है और अवाम को मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। घर में आटा नहीं है, घर वाले जो है ना, हम लोग तंदूर के आटा लेके, रोटी लेके जो है ना, उसी पे ही गुजारा कर रहे हैं। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें, हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें? क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।